बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो आप 20 सब ग्रुप देखते हैं और नीचे आपके पास 2 रोज़ मौजूद होती हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की, वो दोनों रोज़ एक्ट करती हैं एज आ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा जो हमारे पास डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बी सब ग्रुप में आते हैं, और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं वो एफ सब शेल वाले होते हैं। तो जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद होगा वो हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो कि बॉटम पर पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको 2 रोज नज़र आती हैं बेटा, वो होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज़्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और इनका इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल है। हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं, इससे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, एलॉयस बनाते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कितने ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाइंडिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में और कलर फॉर्म में होते हैं। जैसे आप कॉपर सल्फेट ले लें, नीला थोथा, वो आपको ब्लू कलर में नज़र आता है। इसी तरह से आपके पास जिंक है, उसके सॉल्ट ब्लैक कलर में होते हैं। तो इनके कलर कंपाउंड्स होते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा, कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ पे वो आपको कह सकता है कि बताएं कि इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो बेटा सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं। बाइंडिंग एनर्जीज़ कितने कहते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स या एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन बाइंडिंग फोर्सेस है। तो बेटा ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल एंड टेक्टाइल होती हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। जो मेटल्स होती हैं उनकी जैसे चाहे हम तारे और शीटें बना सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है। ये देख सकते हैं आप बेटा, स्कैडियम है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, टाइटेनियम में 2 है, फिफ्थ में 3 है, क्रोमियम में आपके पास 5 है। तो आप देख सकते हैं मिडल तक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की तादाद बढ़ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता 4 3 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो रही है, कम। तो बेटा जहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे और फिर क्या करेंगी, डिक्रीज़ करेंगी। सिमिलरली बेटा आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पर। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इसका मतलब है उसमें बाइंडिंग फोर्स उतनी क्या है, ज़्यादा है, तो उनके मेल्टिंग एंड बाइंडिंग पॉइंट क्या होंगे, हायर। लेकिन जैसे ही आपके पास बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। तो ये सिंपल सा आपने ट्रेंड याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं विद द इंक्रीज ऑफ द बाइंडिंग फोर्स, और बाइंडिंग फोर्स इंक्रीज़ करती है विद द हेल्प ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देन बेटा कोवलेंट डाई और आयनिक डाई, जब बेटा हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहता है, और डी ऑर्बिटल्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा क्लोज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सबशेल्स। तो इसकी वजह से इनका जो रेडियस होता है न्यूक्लियस से जो फासला होता है वो कम होता है। तो वो कहता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सीरीज़ तो फिर आपके पास कोवलेंट रेडियाई जो है वो पहले इंक्रीज़ करता है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम लेथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म उन्हें कहते हैं जो जो मैग्नेट को रिस्पॉन्स करते हैं, और जो मैग्नेट को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे वो डायमैग्नेटिक। बेटा जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और वो जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। आप देख सकते हैं पहले जो स्केडियम है उसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, टाइटेनियम के पास 1 है, ये आयंस की फॉर्म में बात कर रहा है। वैनेडियम के पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप देख सकते हैं पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये सारे क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक। और फिर उसके बाद जो
वीकली रिपेल्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। तो जिंक हो गया, कॉपर, निकल, ये बेटा डायमैग्नेटिक हैं, और अपर वाले क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिज्म बेटा उसी तरह से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है इसलिए मैग्नेट का रिस्पॉन्स भी बढ़ता है, तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ती है। और लेकिन जैसे ही हम मिडल से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो वहाँ पर आपके पास डायमैग्नेटिक करैक्टर बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं मैग्नीज आयरन और आयरन+2 और आयरन+3, इनकी पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा है क्योंकि मैग्नीज +2 और आयरन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो बेटा सवाल आ सकता है कि डिस्कस द पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म ट्रेंड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसमें आपने ये कंप्लीट लिखना होगा। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। मैंने अभी आपसे कहा ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सेम नहीं होती, ये डिपेंड होता है कि डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2 एंड +3 यानी तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं स्कैडियम में, तो +3 और 2 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। दूसरे में 2 3 4 5, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। तो बेटा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन बेटा जब हम जिंक की तरफ मूव करते हैं तो उसका डी ऑर्बिटल्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसके पास 2 एस ऑर्बिटल्स के ही इन्वॉल्व होते हैं बाइंडिंग फोर्सेस के लिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती हैं और फिर क्या होना शुरू हो जाती हैं, कम, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद है कलर। मैंने आपसे बोला कि ये कलर शो करते हैं। आप कलर क्यों यूज शो करते हैं, क्योंकि बेटा डी सबशेल 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लगता है, DX DYZ और DX² Y² DZ²। ये आपको मैं चैप्टर नंबर 6 में बता चुकी हूँ कि डी सबशेल के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम। जब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाता है तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती है कि हमारे पास कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बाइंडिंग। एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, हायर, और बॉन्डिंग वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर। तो इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स हम इनको नाम देते हैं EG और T2G। आप देख सकते हैं T2G वो है जिनका एनर्जी लेवल कम है और EG वो हैं जिनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो DX² Y² और DZ² का एनर्जी लेवल ज़्यादा और इनका क्या होता है, कम। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो या तो वो बॉन्डिंग में जाता है या वो क्या जाता है, एंटी बॉन्डिंग में, और डेफिनेट रेडिएशन को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब बेटा वो लोअर से हायर में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो इस तरह से वो डिफरेंट रेडिएशंस को क्या करता है, अमिट करता है। आप जैसे देख सकते हैं पहले ये ऑर्बिटल लोअर में था इलेक्ट्रॉन, फिर एक्साइट करके ऊपर गया तो उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वो इसको इंडिकेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और ये वॉयलेट कलर का, यानी एब्जॉर्ब ये ब्लू लाइट करेगा और अमिट जो है वो वॉयलेट कलर करेगा। तो इस तरह से हमारे पास डी टू डी ट्रांजिशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से मूव करके डी में ही जाते हैं, और ऐसी ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, डी टू डी ट्रांजिशन। तो बेटा इसका कलर वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और पैरामैग्नेटिज्म वाला भी। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, राइट डाउन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा हमारे पास इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटरसेक्स का मतलब होता है स्पेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पर कोई एम्प्टी स्पेस अगर रह जाए तो उस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए नॉन मेटल एटम जिनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ब्रोन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन, वो स्पेस को फिलअप कर देते हैं। तो वो जो फिलअप करते हैं उन नॉन मेटल्स के बाद वो कंपाउंड्स ट्रांजिशन नहीं कहलाते हैं बल्कि क्या कहलाते हैं, आपके पास इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स है। और कोई स्पेसिफिक हम इसकी क्वांटिटी यानी कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन जो ऐड करते हैं उसकी ख़ास क्वांटिटी के साथ नहीं डालते, इसलिए कौन सी कैलकुलेशन है, नॉन स्टेशियोमेट्रिक है। ये ना तो बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट और ना ही आयनिक, जस्ट सिर्फ उन स्पेसिस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसलिए बेटा ना तो ये बॉन्ड में आते हैं ना नॉन स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल क्या करते हैं, ये स्पेसिस को कवर करते हैं। कौन सी स्पेसिस को, जो कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल्स में मौजूद होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद बेटा एलॉय फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशनल कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेटा जब एक एलॉय बना हो, यानी आपके पास मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। लेकिन कुछ सिमिलरिटी की वजह से, साइज़ की सिमिलरिटी की वजह से एक एटम दूसरे एटम को क्या करे, रिप्लेस करे, तो आपके पास ये क्या कहलाएगी, सब्स्टिट्यूशनल कंपाउंड्स, या इसे क्या कहेंगे, एलॉय फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल बेटा ब्रास है, उसमें कॉपर और जिंक होता है, लेकिन जिंक को कोई और ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्लेस कर दे तो वो क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। ब्रोंज है, जो कि आपको ये ब्रास और ब्रोंज बेटा आपको मोस्टली जो है ये मिलता है जो आपके पास मटेरियल बर्तनों के और ये वॉल्स वगैरह के मटेरियल्स बनाए जाते हैं वहाँ पर। जर्मन सिल्वर है, गम मेटल है, इसमें एक मेटल को दूसरी मेटल से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये तमाम क्या है, सब्स्टिट्यूशनल कंपाउंड्स की एग्जांपल है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, कलर और पैरामेट्रिज्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डेफिनेशन आ जाती है कि आपके पास जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक आपके पास सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ जो ब्रैकेट में अटैच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में जो मौजूद होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स साइन। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कम्प्लेक्स मालिक्यूल हो या कम्प्लेक्स साइन हो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड। अब उसमें बेटा ऐसा होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव आयन होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपके पास अनाइन होता है। यानी इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, पोटाशियम पॉजिटिव एक एटम है और कॉम्प्लेक्स क्या है, इनाइन। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है, कीटाइन, और सिंपल क्या है आपके पास, अनाइन। तो न्यूट्रल का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं लिगेंड की, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, सेंटर मेटल एटम की और चिलेट की। बेटा लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स और आइंस जो कि सेंटर मेटल एटम को सराउंड किए होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड्स। ये देखिए बेटा आप ब्रैकेट में देख सकते हैं 6 साइनाइड है, ये क्या है, लिगेंड है। इसमें बेटा माइनो ग्रुप जो है वो क्या है, लिगेंड है। तो किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो एटम को डोनेट कर रहा होता है, सेंटर मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स या ब्रैकेट में मौजूद होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बेटा स्फीयर की फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में नज़र आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो ब्रैकेट में नज़र आएगा वो आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये डेफिनेशन आ सकती हैं, डिफाइन लिगेंड, डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड प्रोवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर हम देखें तो ये आपके पास साइनाइड है और साइनाइड के कितने एटम्स हैं, आपके पास 6 हैं। तो 6 का मतलब है ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। इसके साथ आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, 4, तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो जितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ जो ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। इसमें आयरन क्या है, सेंट्रल एटम, सिल्वर क्या है, सेंट्रल एटम, कॉपर क्या है, सेंट्रल एटम। उसके बाद बेटा चार्ज क्या होता है, चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप ये देख सकते हैं साइनाइड है, साइनाइड का जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 होता है। तो -1 को हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो -6। और ये आपके पास जो है आयरन जो होता है वो बेटा +2 होता है। और जो ओवरऑल इसके बाहरी चार्ज है वो आपके पास क्या होता है, -4। तो हम कैसे निकालेंगे, देखें प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -4। तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये जो चार्ज लिखा होता है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि लिगेंड पर जो चार्ज होता है और जो सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज होता है उसको सम अप कर लेते हैं। बेटा आपके पास चिलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास तमाम पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, पॉली का मतलब होता है मैनी, लिगेंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हों, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, रिंग का मतलब है ये देखिए रिंग बन रहा है, ये रिंग बन रहा है, तो इस तरह का अगर रिंग बन रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, चिलेट। अब बेटा ये हमारे पास ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट है, लेकिन मिलकर ये क्या बना रहे हैं, लिगेंड बना रहे हैं रिंग की फॉर्म में, तो ऐसा कम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, चिलेट कहलाएगा।
तो बेटा जो हमारे पास सेंटर मेटल एटम होता है, ये देखेंगे ये आपके पास सेंटर मेटल एटम है, ये उसके साथ क्या है, लिगेंड है। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे और रिंग बनाए तो वो चिलेट है। और उसके बाहर जो चार्ज लिखा जाता है वो ऐसे निकाला जाता है, उसे हम चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ओके बेटा, आपने ये अच्छे से जो है वो डेफिनेशंस याद कर लेनी है। आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये तमाम डेफिनेशंस मौजूद हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।